मित्रों, न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आप सभी से यही उम्मीद रखता हूं कि आप अपना प्यार बरकरार रखें। आपके प्यार से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने आता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा प्रकरण है ये है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ध्यान रहे मेरे मित्रों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान से मेरा तात्पर्य है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय उसमें 8 अनुसूचियां थी और बाद में उसमें संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई है। इस प्रकार से वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मित्रों, पुनः सुन लीजिएगा। मूल संविधान से मेरा तात्पर्य है 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, जिस समय लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। धीरे धीरे हमारे संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। इसलिए वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां जी? 12 अनुसूची। इन 12 अनुसूचियों को हम क्रमवार पढ़ेंगे। अनुसूची 1। अनुसूची 1, इसमें लिखा हुआ है, देखिए मित्रों, संघ एवं इसके इकाई क्षेत्र। संघ एवं इसके इकाई क्षेत्र भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित है। संघ एवं इसके इकाई क्षेत्र। संघ से मेरा तात्पर्य है मेरे मित्रों भारत, और इकाई से मेरा तात्पर्य है राज्य और संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश। मित्रों, आपको याद रहे भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये आपके लिए नई डेटा है। आप सभी को विदित है कि जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो राज्यों की संख्या 29 थी। जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसमें से एक नया और बनाया है लेह लद्दाख जो है। तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया है। इस प्रकार से वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 एवं संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई है। मेरे मित्रों, ध्यान रहे, जब भी हमारे देश में किसी नए राज्य का या संघ शासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है या उनकी संख्या को घटाया जाता है, यानी मिला दिया जाता है दो को जो है, तो ऐसे संशोधन कहाँ होंगे? संविधान की पहली अनुसूची। जब नए राज्य का निर्माण होता है या उसकी सीमा को घटाते बढ़ाते हैं, संख्या को मान लीजिए है, नए राज्य का निर्माण हो रहा है या दो राज्यों को मिलाकर एक किया जा रहा है, ऐसे समय में संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन होते हैं, क्योंकि राज्यों की संख्या एवं संघ शासित प्रदेशों की संख्या इसमें वर्णित है। ध्यान रहेगा मेरे मित्रों। अनुसूची 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2, अनुसूची 2 यानी दूसरी अनुसूची। देखिए इसमें क्या वर्णित है? इसमें वर्णित है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते
विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ध्यान रहे मेरे मित्रों, किस पदाधिकारी को कितना वेतन भत्ता मिल रहा है, इसका जो उल्लेख है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में देखिएगा, राष्ट्रपति का जो वर्तमान में वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए प्रति माह। सुनिए मित्रों, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, तो फिर उसे किस रूप में वेतन मिलता है? तो मित्रों ध्यान रहे, उसे राज्यसभा के सभापति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है। कितना जी? वर्तमान में जो इसको वेतन के रूप में मिलता है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए ये प्रति माह जो है, किनको जी? उपराष्ट्रपति को। लेकिन पुनः सुन लीजिएगा, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, इसके कार्यों का वेतन मिलता है। राज्यपाल को मिलता है मेरे मित्रों 3,50,000। 3,50,000 रुपए ये सभी का प्रति माह है, ये वेतन है। अब बात करते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 देखिए, अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अनुसूची 3 में वर्णित है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ध्यान रहे, ये पदाधिकारी जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं जी? ये पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन मित्रों ध्यान रहे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। देखिएगा, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप जो है कि राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 69 में है। राज्यपाल कौन सी शपथ लेता है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 159 में है। राष्ट्रपति संविधान के रक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण, विधि रक्षण एवं लोक कल्याण की शपथ लेता है। मेरा प्रश्न ये बनेगा कि निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भी 3री अनुसूची में नहीं है। कहाँ है? अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में नहीं है। कहाँ है? अनुच्छेद 69 में। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भी कहाँ है? 159 में, अनुच्छेद 159 में। जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है, वे पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अनुसूची 4, अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन। सुनिए मेरे मित्रों, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी अमेरिका की तरह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तात्पर्य समझिए, अमेरिका में चाहे राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उस राज्य की जनसंख्या कम हो चाहे ज्यादा हो, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अर्थात राज्यसभा की सीट सभी राज्यों की समान है। कहाँ पे? अमेरिका में।
भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। भारत में राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या कह लीजिए चाहे जनगणना कह लीजिएगा, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। मित्रों पुनः सुन लीजिए, आपको याद रहे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। यानी 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है, जनगणना को आधार माना गया है, और 2026 तक इसी जनगणना के आधार पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य के पास में राज्यसभा की सीट कितनी होगी या राज्यसभा की सीट कैसे आवंटित करेंगे, उसका ब्यौरा इसमें अनुसूची 4 में है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। कैसे? 50 लाख तक की जनसंख्या पर प्रति 10 लाख पर एक सदस्य, यानी किसी भी राज्य की जनसंख्या 50 लाख या इससे कम है तो प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा किसका? राज्यसभा का। प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा किसका? राज्यसभा का। लेकिन ये जनसंख्या कब की होनी चाहिए? 1971 की जनगणना के आधार पर। अगली 20 लाख की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सदस्य होगा। अगली 20 लाख की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त सदस्य होगा। इसका तात्पर्य यह है किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, 50 लाख या इससे कम है, तब तक तो क्रम ये रहेगा प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा। लेकिन 50 लाख से अधिक होने पर 50 लाख के बाद में प्रति 20 लाख पर एक सदस्य बढ़ता जाएगा, प्रति 20 लाख पर एक सदस्य बढ़ता जाएगा। जैसे कि मेरे मित्रों में बात करूं आपसे, किसी राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 70 लाख है, तो उस राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी होंगी? 6। कैसे होंगी? 50 लाख तक प्रति 10 लाख पर एक हो गई जी, और 50 लाख के बाद में जितनी भी आगे जनसंख्या होगी प्रति 20 लाख पर एक होगी। तो इस राज्य में 50 लाख तक 5 हो गई, और 20 लाख पर कितनी होंगी 50 लाख के बाद में? 1। तो कितनी सीट होंगी? 6। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां राज्यसभा की सीट भी क्या होगी जी? ज्यादा। अनुसूची 5, अनुसूची 5 देखिए क्या लिखा हुआ इसमें। अनुसूची 5 में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूची 5 में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति यानी एससी एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ध्यान रहेगा एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का जो उल्लेख है अनुसूची 5 में है, लेकिन साथ में ये भी है इसमें अनुसूची 6 में वर्णित क्षेत्रों के अतिरिक्त या अलावा कह दीजिएगा, अनुसूची 6 में वर्णित क्षेत्रों के अलावा, यानी अनुसूची 6 में जो वर्णित क्षेत्र है उनके अलावा जिन भी क्षेत्रों में एससी एसटी क्षेत्र है उनका जो प्रशासन है वो अनुसूची 5 के तहत है। अनुसूची 6 में जो वर्णित राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
तो देखिएगा अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। इसमें अनुसूचित का मतलब क्या है, एससी, और अनुसूचित जनजाति मतलब क्या है, एसटी। अनुसूची 6 में जो वर्णित क्षेत्र हैं उनको इसमें शामिल नहीं कर रही है। अनुसूची बात कर रहे हैं मेरे मित्रों, अनुसूची 6, अनुसूची 6 क्या है देखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की SC एवं ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, शॉर्ट में बोल रहे हैं AMTM के SC एवं ST क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो अनुसूची 6 में। साथ ही इस अनुसूची में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र का भी उल्लेख है। पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। यानी इसके ST क्षेत्र का जो प्रशासन होगा, नियंत्रण होगा, उसका उल्लेख भी कौन से अनुसूची में है, 6 में। संपूर्ण बंगाल को नहीं जी, बंगाल के एक स्पेशल क्षेत्र दार्जिलिंग को शामिल किया गया है अनुसूची 6 वाले क्षेत्रों में जो है। अब अनुसूची 6 में जो क्षेत्र वर्णित है ये 5 में शामिल नहीं है। बात करते हैं मित्रों अनुसूची 7। अनुसूची 7 इसमें लिखा हुआ है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन। मेरे मित्रों यहां से एक खास प्रश्न बनता है, क्या बनता है, शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकार के दो रूप हैं, संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकार के दो रूप हैं, संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। जिस देश में संविधान के द्वारा सभी शक्तियां संघ सरकार को प्रदान की जाए तो वहां एकात्मक शासन होता है। जिस देश में संविधान के द्वारा सभी शक्तियां संघ सरकार को प्रदान की जाए, संघ को प्रदान की जाए तो एकात्मक शासन व्यवस्था होगी। और जिस देश में संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा संघ एवं राज्य के मध्य किया जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था होगी। तो दोस्तों याद रहे, भारत में शक्तियों के विभाजन के आधार पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में शक्तियों के विभाजन के आधार पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। शक्तियों को 3 अनुसूचियों में बांटा गया है। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। कितनी सूचियों में, 3। शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। नंबर 1 देखिएगा, सूची का नाम, कानून निर्माण, विषय गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से विषय कितने हैं। सुनिए, सूची का नाम है संघ सूची। सूची का नाम क्या है जी, संघ सूची। ध्यान रहेगा मेरे मित्रों, क्या नाम है, संघ सूची। कानून कौन बनाएगी, संघ सरकार, संघ सरकार। संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं इन पर कानून संघ सरकार बनाती है। कौन बनाती है जी, संघ सरकार। किसकी सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर। विषय कितने हैं, 97, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने हैं, 101। संघ सूची में गणना की दृष्टि से विषयों की संख्या कितनी है, 101। अगर सिर्फ आपसे ये कहा जाता है संघ सूची में विषय कितने हैं तो आपको मित्रों 97 ही कहने हैं परीक्षा में। नंबर 2 पे है राज्य सूची, राज्य सूची।
कानून बनाएगी राज्य की सरकार, राज्य सरकार। विषय है मेरे मित्रों इसमें जो है 66, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने शेष हैं? 61। गणना की दृष्टि से कितने हैं? 61। तीसरे नंबर पे आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कानून बनाएंगे दोनों से मेरा तात्पर्य है संघ सरकार और राज्य सरकार। मतभेद होने पर संघ सरकार, संघ सरकार। ध्यान रहे मेरे मित्रों, आपसे कह देंगे ऐसी कौन सी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या थी 47, गणना की दृष्टि से 52। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 47, गणना की दृष्टि से 52। तो मेरे मित्रों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः सुन लीजिएगा। अनुसूची 7 में है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन, और आपको समझा दिया गया है शक्ति विभाजन के आधार पर सरकार के दो रूप हैं, एकात्मक और संघात्मक। भारत में कौन सा है? संघात्मक। सूचियां कुल कितनी है? 3, यानी 3 सूचियां हैं। पहली संघ सूची, कानून कौन बनाएगी? संघ सरकार। विषय कितने हैं? 97, गणना की दृष्टि से कितने हैं? 101। राज्य सूची, कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। विषय कितने हैं? 66, गणना की दृष्टि से 61। समवर्ती सूची, कानून कौन बनाते हैं? दोनों। मतभेद होने पर संघ सरकार। विषय 47, गणना की दृष्टि से 52। ध्यान रहे मेरे मित्रों, अवशिष्ट सूची के जो विषय है या अवशिष्ट विषय है संघ सरकार के पास में होते हैं। अवशिष्ट विषय है संघ सरकार के पास। अवशिष्ट विषय संघ सरकार के पास। अवशिष्ट विषय संघ सरकार के पास। किसके पास होंगे जी? संघ सरकार के पास। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची है संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं, या मैं ये कह सकता हूं संविधान में वर्णित भाषाएं, यानी संविधान में कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख है उनकी हम बात कर रहे हैं मेरे मित्रों। मूल संविधान में 14 भाषाएं वर्णित थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी? कितनी भाषाओं को उल्लेख था? 14 भाषाओं का। वर्तमान संविधान में, यानी संशोधन करने के बाद में वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित थी? तो वही 14। बात करें मेरे मित्रों 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में, 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। आपसे पूछ लेंगे मेरे मित्रों, मूल संविधान में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। कितनी जी? 14 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी जी? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं। कितनी जी? 14। मूल संविधान में, वर्तमान में 22 भाषाएं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद में 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी या मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। नेपाली भाषा को जोड़ा गया। ध्यान से सुन ले मेरे मित्रों,
71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 ईस्वी में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 ईस्वी में संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी भाषा को जोड़ा गया तो मेरे मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूल संविधान में, अर्थात मैं कह सकता हूं संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी अनुसूची में है? 8 में। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो उल्लेख है कौन सी अनुसूची में है? 8 में। मूल संविधान में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त मेरे मित्रों ध्यान रहे, खास बात जो है, अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजी भाषा इन 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। इसके बावजूद भी मणिपुर की क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। मणिपुर की क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। हमारे राजस्थान की भाषा राजस्थानी को भी संविधान में मान्यता नहीं मिली है, अर्थात संवैधानिक भाषा का दर्जा इसको नहीं दिया गया है। ध्यान रहे मेरे मित्रों, संविधान में वर्णित भाषाएं कितनी है? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 8। मूल संविधान में माफ चाहूंगा 14 है। मूल संविधान में 14 है। इसके अलावा इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में जो है। तो मित्रों धन्यवाद। अगली जो अनुसूचियां शेष 4 बची हैं जो बाद में जोड़ी गई थी, उनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आप सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।